हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम एंशिएंट इंडिया की क्लासेस की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका था। अपने उस पार्ट 1 में हमने काफ़ी बेसिक से ये समझा था कि आखिरकार एंशिएंट इंडिया की क्लास को हम आपको कैसे कवर कराएंगे। साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि पूरी एंशिएंट इंडिया की टाइमलाइन क्या है। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अपने एक एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे ढंग से कवर करने का प्रयत्न करेंगे। टोटल हमारे लगभग 13 से 12 टॉपिक होंगे, जिनको लगभग हर एक टॉपिक को या तो एक पार्ट में या तो 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि हमारी जितनी भी क्लासेस हों वो सब की सब 125 के समथिंग हो, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट के अकॉर्डिंग हो। अगर इससे ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको लेंदी बना देंगी। मॉडर्न इंडिया की बात अलग होती है क्योंकि वो एक तरीके का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बट एंशिएंट इंडिया में अगर क्लास 2 घंटे की जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम अपनी क्लास को छोटा रखेंगे, कम टॉपिक रखेंगे और उन्हीं को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न करेंगे। दूसरी एक बात जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हम आपको क्या करेंगे कि जब भी ये क्लास कवर कराएंगे तो इस क्लास को हम 2 से 3 फेज में कवर करेंगे। 2 से 3 फेज का मतलब कि पहले तो हम आपको एक पूरी स्टोरी बता देंगे, ठीक है, यानी कि जो क्लास आज हम लेने वाले हैं अपना पार्ट 2 की, इसकी पूरी एक स्टोरी शुरू से लेके एंड तक हम आपको बता देंगे। सेकेंड में हम क्या करेंगे कि जो भी पॉइंट वाइज हमें पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे उनको समझेंगे, उसकी कहानी को समझेंगे और ये देखेंगे कि उससे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, या कहें कि किस लाइन पे क्वेश्चन आएगा और किस लाइन पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में तीसरे में हम क्या करेंगे कि ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, यानी कि इसके बाद का जो पार्ट आएगा उसका इससे क्या संबंध है। और जब फिर थर्ड पार्ट हमारा आएगा या कहें नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसको 5 मिनट के लिए हम फिर से रिकॉल कर देंगे। तो इससे ये होगा कि आपके सारे के सारे पार्ट एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाएंगे और आपको हमेशा वो टाइमलाइन याद बनी रहेगी। और कहानी की तरह जब समझेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगेंगी। ठीक है, उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए। एक बात और, आप में से हो सकता है जिन बच्चों ने दृष्टि आईएएस की कोई बुक ना खरीदी हो वो खरीद लें, या आपके पास कोई भी ऐसी बुक जो कि एंशिएंट इंडिया के लिए प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी अच्छी है उसको पढ़ें। ठीक है, उसमें पॉइंट को ऐड कर लें, वो ज़्यादा ठीक है। पीडीएफ ऑलरेडी हम आपको इसकी भेज देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। सभी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और लास्ट बात ये है कि आपके पास जो पीडीएफ है या आपके पास जो बुक है उसमें आप इसकी अंडरलाइन करते जाना, यानी कि जो हम बताएं कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना। साथ ही आपको अगर हम बताएं कि इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है तो आप चाहें तो उस पॉइंट को वहीं पे ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपको एक ही जगह पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मर्जी हो तो आप अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बना लें, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन नोट्स ज़रूरी है। केवल क्लास देख लेना या सुन लेना इससे फ्यूचर नहीं बनेगा। ठीक है, और एक बात और, आप में से कई सारे बच्चे जो कि कल की जब क्लास देखे तो उन्होंने ये सोचा कि हमने आपको बोला था कि 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन हमने आपको बोला था कि मॉडर्न ही इंडिया से ही आते हैं और लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से, और उसी में कई बार एंशिएंट इंडिया को मिक्स कर दिया जाता है। तो आप में से कुछ बच्चों को लग रहा था कि केवल अगर हम आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया की ही क्लास कवर कर लें तो हमारा मतलब 22 के आसपास सही हो जाएगा। तो ये बेवकूफ़त है, क्योंकि कई बार होता है कि यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ना पूछ के एंशिएंट इंडिया से ही पूछ लेगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहिए, चाहे एंशिएंट हो या फिर मेडवेल हो। ठीक है, तो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे और किन किन टॉपिक्स को आज हमें कवर कराना है आपको। ठीक है, तो देखिए आज के जो हमारे पहले टॉपिक्स हैं वो हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं,
दूसरा हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, और इसी प्रागैतिहासिक काल में जो पार्ट्स हैं जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, इनके स्थान के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा सभ्यता के बारे में। किसकी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता या कहें हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तथ्यात्मक इसमें कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन ज़रूरी है पढ़ना क्योंकि पूरी की पूरी एंसेंट इंडिया इसी पे आगे जाके बेस्ड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे और उसके बाद ही हम आपको एंसेंट इंडिया की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो देखिए स्टोरी क्या है, स्टोरी आपकी यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ते हैं, हमने आपको लास्ट टाइम पे पढ़ाया था कि जब हम एंसेंट इंडिया को पढ़ते हैं तो एंसेंट इंडिया के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि वास्तव में एंसेंट इंडिया को 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, एक पार्ट जो हमने आपको बोला उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और नेक्स्ट जो पार्ट बोला था वो था ऐतिहासिक काल। ठीक है, हम ऐतिहासिक काल आज नहीं पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक नहीं पढ़ेंगे, हम केवल और केवल आज प्रागैतिहासिक काल की कहानी के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को जब हम पढ़ते हैं तो प्रागैतिहासिक काल भी वास्तव में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट जो इसमें है उसको हम बोलते हैं पुरापाषाण काल, दूसरा जो पार्ट इसमें है उसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, तीसरा जो इसमें पार्ट है उसको हम बोलते हैं नवपाषाण काल। आखिरकार इनको पाषाण काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में समझने के लिए आपको हिस्ट्री के स्रोत की ओर जाना पड़ेगा। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इतिहास को बिना तथ्य, बिना तर्क और बिना निष्कर्ष के नहीं समझा जा सकता। अर्थात फैक्ट का होना ज़रूरी है, कंक्लूजन का होना ज़रूरी है और उसमें रीजनेबल तर्क का होना भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए हिस्टोरियंस ने पूरी की पूरी हिस्ट्री को स्रोत के रूप में 2 पार्ट में बांट दिया। उन्होंने कहा एक स्रोत जो हैं उनको हम नाम देते हैं पुरातात्विक स्रोत, और एक जो स्रोत हैं उनको हम नाम देते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि कहीं पे कुछ लिखा हो, चाहे अभिलेख में लिखा हो या फिर हम लिपि के रूप में मान सकते हैं, या फिर हम किसी पुस्तक को मान सकते हैं। पुस्तक में भी हम भारतीय पुस्तक को मान सकते हैं या किसी विदेशी, और विदेशी में भी कई प्रकार के, जैसे हम अरब के मानते हैं, हम यूनानियों का मानते हैं और हम चाइनीज़ का मानते हैं। ये इनको कैटेगराइज कर दिया गया ताकि चीज़ें हमें समझ में आए। ठीक है, हमारी जो पुस्तकें हैं उन हमारी पुस्तकों को भी कई पार्ट में बांटा है, जिसमें एक आप इतिहास पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं धार्मिक पुस्तकें, जिसमें आप वेदों के बारे में पढ़ेंगे। एक पुस्तकें आप पढ़ेंगे जिनको नाम दिया गया धर्मेत्तर, यानी कि धार्मिक के अलावा, जिसमें आप हमेशा पढ़ेंगे या तो अर्थशास्त्र का नाम आएगा या तो इसमें आपको राजतरंगिणी पढ़ने को मिलेगा। धार्मिक में भी कई प्रकार के पार्ट बांट दिए गए, जिसमें आप ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासीफाई कर दिया गया, इसलिए कि ताकि कोई व्यक्ति अगर पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको चीज़ें समझ में आएँ। आपको ये किसी भी प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन प्रीलिम के लिए याद नहीं रखना है। आपसे ये कतई नहीं पूछने वाला है कि आप हमें ये बताइए कि प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है कि 3 भागों में, या आप हमें ये बताइए कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को 2 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में, आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन आपको पता हो, क्योंकि जब पता होगा तब स्टोरी आपको समझ में आएगी। जब आप ये कहीं पढ़ेंगे कि अभिलेख का कहीं जिक्र आ रहा है, कहीं पे स्मारक का जिक्र आ रहा है, कहीं सिक्कों का जिक्र आ रहा है, तो ये सब जो जिक्र आ रहे हैं इनका क्या मतलब है, इनका क्या आशय है, या इनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी।
अब हम एक छोटी सी कहानी जो हमने आपको प्रीवियस पार्ट में बताई थी, लेकिन उसको फिर से यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं उस कहानी को कि आखिरकार मानव का विकास हुआ कैसे और विकास के बाद मानव ने अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे की। और फिर हम एक एक करके लाइन को पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे और ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि आपसे क्वेश्चन आगे चल के कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के पार्ट में कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व के समय मानव जो था वो अपने जीवन की आरंभिक अवस्था की शुरुआत करता है। इसमें मानव के बारे में जिक्र आता है कि मानव जो थे वो अफ्रीका से भारत की ओर या कहें मध्य एशिया की ओर आए थे या यूरोप की ओर, और आते आते उनका विकास क्रम भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की ओर, आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र को संदर्भित किया जाता है, वहां पर आकर वो बसे थे। जब वो आए थे तो उनका आने का पर्पस ये था कि वो भोजन की तलाश में घूम रहे थे। भोजन की तलाश इसलिए क्योंकि उस समय शुरुआती दौर में जो मानव था वो असभ्य था, वो बर्बर था, उसको समझ नहीं थी, वो खाना बदोश जीवन जीता था। वो कोशिश ये करता था कि पेड़ पौधों में लगे जो कंदमूल फल हैं उनसे अपने जीवन का यापन करे। वो कोशिश करता था कि किसी भी जानवर के द्वारा किसी भी जीव को जो मार दिया गया उसी के कच्चे मांस का सेवन करे। लेकिन आप बताओ कि प्रकृति हमें हर एक चीज़ लिमिट में देती है, हर एक चीज़ की लिमिटेशंस हैं। तो अगर किसी भी पेड़ से कंदमूल गायब हो गए या किसी क्षेत्र से मांस की कमी हो गई और मानव के अंदर ये समझ नहीं है तो वो क्या करेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करेगा, देखेगा कि कहाँ पे कौन से रिसोर्सेस अच्छे हैं। आगे चलते चलते उसको जैसे जैसे पेड़ मिलते जाएंगे, जैसे जैसे जंगल समाप्त होते जाएंगे, यानी कि खाने योग्य चीज़ें, जैसे जैसे मीट मांस की कमी हो जाएगी, जानवरों की कमी हो जाएगी, तो वो अपनी विकास की यात्रा को बढ़ाता रहेगा। और इसी बढ़ती हुई विकास यात्रा के प्रक्रम में वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखेगा। और इस नए सीखने के एवज से हम कहते हैं कि मानव ने अपने आप को असभ्यता से या कहें बर्बरता से या कहें खाना बदोश जीवन से या जंगली शिकारी जीवन से आगे चलकर वो खेती करने लगा। ये एक दिन में या 1 घंटे में ऐसा नहीं हुआ, या 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में प्रक्रिया नहीं बनी। इसको बनने में लगभग लाखों वर्ष लग गए। तो ये मानव की विकास की यात्रा की कहानी है। और आप देखेंगे कि जब मानव अपने विकास की यात्रा की कहानी की शुरुआत करता है तो आग की खोज से लेके वो खेती करने तक के प्रक्रम में अपने आप को चेंज करता रहता है। और इसी चेंजिंग के प्रोसेस में हम ये कह देते हैं कि ये मानव इस प्रकार का था, ये मानव इस प्रकार का था। अर्थात किसी को हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जानते हैं, किसी को हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं, किसी को हम होमो सैपियंस के रूप में जानते हैं। वर्तमान में जो हमारा संदर्भित रूप है वो होमो सैपियंस के रूप में आता है। याद कुछ भी नहीं रखना है, लेकिन बस समझना है कि मानव शुरू में जब आया तो वो कैसा था। ठीक है, अब जब वो आया, ठीक है, किसी स्थान में रहा, उसने कुछ एक्टिविटी की, उन्हीं एक्टिविटी के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम आज ये कहानी बता पाते हैं। वो एक्टिविटी जो उसने की, तो क्या उसने कोई लिपि वगैरह लिखी थी? क्या उसने कोई पुरातात्विक स्रोत के रूप में कोई स्मारक छोड़ा था? या फिर उसने किसी प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया था? इन्हीं के आधार पे हम आज के एंसेंट इंडिया के मानव को समझते हैं और ये कहते हैं कि उस समय मानव ऐसे ऐसे करके अपना विकास कर पाया। और इसी चीज को समझने के लिए हमें स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात इतिहास की कहानी को पढ़ने के लिए या इतिहास की कहानी को समझने के लिए हमारे पास स्रोतों का होना अति अनिवार्य साधन है। बिना स्रोतों के इतिहास एक कपोल कल्पना लगती है। जैसे आप कई बार पढ़ेंगे
आजकल की जो डिबेट चलती हैं पॉलिटिक्स में, खास तौर पे कि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य टसल थी, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के मध्य टसल थी, या महात्मा गांधी और भगत सिंह के मध्य टसल थी, तो ये सब जो दिखाया जाता है या ये चीज़ें बताई जाती हैं, इसमें कितनी रियलिटी है और कितनी इसमें कपोल कल्पना है, ये इस बात से डिसाइड होगी कि तथ्य क्या है। क्या रियल में भगत सिंह और महात्मा गांधी की दुश्मनी थी? क्या रियल में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की दुश्मनी थी? तो वो तब हम बता पाएंगे अगर हमने सुभाष चंद्र बोस को सही से पढ़ा होगा, जवाहरलाल नेहरू को सही से पढ़ा होगा। उसी तरीके से इतिहास में प्राचीन काल में अगर हमारे पास स्रोत हैं तो हम बता पाएंगे कि ये कहानी ऐसी है। वरना आप हमेशा देखिएगा कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बाद की अवस्था है। लेकिन जब हम प्रमाण के रूप में देखते हैं, हमारे पास कार्बन डेटिंग नाम की एक सुविधा है, उसके माध्यम से जब हम पुरातत्व के अभिलेखों को देखते हैं, स्मारकों को देखते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, ऋग्वेद बाद में आया। इसके पहले जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। हम जब पढ़ते हैं कि आर्य बाहर से आए या आर्य मूल निवासी थे, तो भी इसका प्रमाण हम स्रोतों से ही देते हैं। तो इसीलिए स्रोत इतिहास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। आपसे प्रीलिम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो केवल ये पूछता है कि स्रोतों के नाम बताइए। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्रोत है उसके संदर्भ में कुछ बताइए। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे देगा कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो केवल ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी लिपियों में लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे नहीं साहब, आरमाइक लिपि भी इसमें आती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें किन किन अभिलेखों में अशोक का नाम दिया गया है या किसमें देवानाम प्रियदर्शी के रूप में संदर्भित किया गया है। आपको ये देगा कि जो मंदिर निर्माण की परंपरा है वो गुप्त काल में शुरू हुई या प्राचीन काल में थी या सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो ऐसे क्वेश्चन हम तब सॉल्व कर पाएंगे जब हमें पता हो। हमें अगर ये पता है कि नहीं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मंदिर का कोई प्रमाण ही नहीं मिला, हमें पुरोहित तो मिला है, वहां से लिंग की मूर्ति तो मिली है, वहां से हमें मातृ देवी की मूर्ति तो मिली है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है कि वहां पे मंदिर रहा होगा या वो लोग मंदिर के माध्यम से पूजा करते होंगे। ऋग्वेद में भी हमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। वहां पे मंत्र मिलते हैं, यज्ञ की प्रधानता मिलती है, लेकिन मंदिरों का अभाव मिलता है। तो जब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दें कि भारत में या कहें प्राचीन काल में मंदिरों की शुरुआत ऋग्वैदिक टाइम पीरियड से हुई थी, तो आप कह देंगे नहीं, गलत बोल रहे हो। तो ये कैसे बोलेंगे जब आपको पता होगा कि अच्छा स्रोत में अभाव था, स्रोत में मंदिर नहीं हमने पढ़े, तब आप बता पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से स्रोत से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तथ्यात्मक रूप से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इस चीज को पढ़ते हैं। इतनी कहानी आप समझ ही गए। तो देखिए, मैंने आपको बोला कि हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है उसमें जो स्रोत हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया। एक तो साहित्यिक स्रोतों के रूप में और दूसरा पुरातात्विक। पुरातत्व का मतलब ये होता है कोई भी चीज जो खुदाई से मिली हो, या कहें कोई भी सामग्री जो एक तरीके से मैटेरियलिस्टिक हो, यानी कि भौतिक वस्तु हो। ठीक है, साहित्यिक का मतलब होता है कि किसी मानव ने उसे लिखा है। ठीक है, मानव के द्वारा किसी लिपि का उपयोग करते हुए लिखा गया है। लिपि का मतलब होता है लिखने की शैली। जैसे आज आप हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में आपको लिपि जो उपयोग किया जाता है उसको देवनागरी बोलते हैं। आप जब उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू में आप कोशिश यही रहती है कि वहाँ पे आप ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं करते, वहाँ पे खरोष्टी लिपि का उपयोग होता है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि हम लोग यहाँ से शुरू करके बाएं से दाएं लिखते हैं, और जबकि दाएं से बाएं आप उर्दू या कुरान को पढ़ेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लेखन की शैलियाँ हैं, उनको अलग अलग लिपियों में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो लिपि का मतलब सामान्य तौर पे लिखने की एक शैली है। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया
कि इतिहास को इन्होंने कई पार्ट में बांटा, तो जिसमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में इन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत हम अभिलेखों को रखेंगे, इसके अंतर्गत हम स्मारकों को रखेंगे, इसके अंतर्गत हम प्रशस्ति पत्रों को रखेंगे। प्रशस्ति पत्रों का मतलब है एक तरीके से वाहवाही करना, या कहें उस राजा की तारीफ करना, या उस राजा के लिए कोई मोटिवेशनल एक कविता लिखना कि राजा ऐसा था, इतना चक्रवर्ती सम्राट राजा था। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे आता है मुहरें। ठीक है, और पांचवा आता है यहाँ पे सिक्के। ये सब के सब माने जाते हैं कि पुरातत्व के स्रोत के अंतर्गत हैं। ठीक है, अभिलेखों के बारे में बात आती है कि भारत में जो अभिलेख मिले उनमें से सबसे जो प्राचीन अभिलेख हैं वो अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। और दुनिया के स्तर पे अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया से प्राप्त हुआ एक अभिलेख है जिसको बोगासकोई नाम से जाना जाता है। बोगासकोई अभिलेख वास्तव में यही बताता है कि भारत में आर्य कहाँ से आए थे। जैसे कि आप हमेशा पढ़ते हैं ना कि कुछ बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य यहाँ से आए, या जेम्स मिल कहते हैं कि आर्य यहाँ से आए, सबका अलग अलग विवरण है। तो ये अभिलेख, बोगासकोई अभिलेख, ये सिद्ध करता है कि जो भारत में आर्य आए वो मध्य एशिया से आए। इसका एक और रीजन ये भी दिया जाता है कि मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे स्टेपी घास का मैदान है और घोड़ों को घास की ज़रूरत पड़ती है, और मध्य एशिया के क्षेत्र में घोड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप हमेशा पढ़ते होंगे अरब कंट्री जो हैं वहाँ पे घोड़े काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये एक प्रमाण ये सिद्ध करता है कि आर्यों के आगमन जो हुआ वो मध्य एशिया से हुआ। और जब वहाँ ये अभिलेख भी मिल गया बोगासकोई, तो ये और प्रमाणिक हो गया। क्यों? क्योंकि इस अभिलेख में वहाँ के राजा के मध्य जब लड़ाई होती है तो वो लोग संधि करते हैं, और संधि करने के बाद एक शपथ लेते हैं, और उस शपथ में एक कसम खाते हैं कि इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य के आधार पे हम ये कहते हैं कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो जब ये शपथ में नाम आया कि इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, नासत्य हैं, तो इन्होंने कहा कि ये तो वैदिक देवी देवता हैं। तो एक तरीके से आर्य के बारे में फिर कह दिया गया मध्य एशिया से आए। ठीक है, हालांकि इन सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, ये भी मोटा मोटा टॉपिक है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। तो इसको हम क्या करेंगे ना, जब हम आपको ऋग्वैदिक काल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाएंगे। देखो साधारण सी मैं आपको बात बताऊँ, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये स्रोत वगैरह ये पूरी की पूरी हिस्ट्री के स्रोत हैं। तो आप अगर ये चाहते हैं कि हम यहीं पे सब कुछ बता दें कि हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है, अशोक के अभिलेख क्या है, तो वो मज़ा नहीं आएगा। बस आपके दिमाग में हम ये डाल रहे हैं तथ्य कि आप जब आगे अशोक को पढ़ें तो आपके दिमाग में बना रहना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा था कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक लिपि में मिले हैं। ठीक है, ये तथ्य के लिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बाकी वहाँ जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी हम इन चीज़ों को आपको कवर ही कराएंगे। ठीक, तो आप ये समझ गए कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरेमाइक लिपि में मिले। मास्की, गुजरा, निट्यूर और उदयगोलम से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी के रूप में संदर्भित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि मास्की, गुजरा, निट्यूर और उदयगोलम, यहाँ पे जो 4 अभिलेख हैं इसमें अशोक नाम का उपयोग किया गया है, और जो अन्य अभिलेख मिले हैं वहाँ पे देवानाम प्रियदर्शी का उपयोग किया गया। आपसे साधारण सा क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताइए कि निम्न में से किन अभिलेखों में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है, और आपको ये चारों ऑप्शन में दे देगा। हालांकि यूपीएससी ने मॉडर्न यानी कि करंट अफेयर्स में जो अभिलेख आया था चर्चा में, कंगन हल्ली, क्योंकि उसी में अशोक का नाम मिला है तो उस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि उसमें अशोक का नाम मिला है। तो इस तरीके से इतने तथ्य आप समझ गए। बाकी आप ये जानते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट आते हैं कुछ अभिलेख जिन पे आपसे साधारण से साधारण केवल एक लाइन पे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए तथ्य के रूप में, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, ये खारवेल का है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है, ये रुद्रदामन का है। रुद्रदामन कौन, खारवेल कौन, ये सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन तथ्य को रटने के लिए आपको ये रटना ही पड़ेगा। ठीक है,
जूनागढ़ अभिलेख की एक खास बात यह है कि ये एक संस्कृत का अभिलेख है, ठीक है, भारत का पहला संस्कृत का अभिलेख है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ का मतलब प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय का है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है। आगे चल के आप पढ़ेंगे मंदसौर अभिलेख में ही श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणियों का मतलब व्यापारिक श्रेणियां। व्यापारिक श्रेणियों का मतलब जैसे आप हमेशा पढ़ेंगे नाना देशी, ठीक है, मणिग्रामम। अब ये जो तथ्य हम आपको बताते हैं ना कि नाना देशी और मणिग्रामम, आप इनको यहीं पे लिख लिया करें। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में नाना देशी और मणिग्रामम संदर्भित की जाती हैं, या नाना देशी मणिग्रामम शब्द से क्या आशय है। तो आप बता तो सकते हैं कि ये व्यापारिक श्रेणियां थी, या कहें कि व्यापारियों का एक तरीके से कार्टेल था पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। फिर बात आती है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का एक बेसनगर का गरुण स्तंभ लेख मिला है, ठीक है, जो कि भागवत धर्म को शो करता है। भागवत धर्म का मतलब यह है कि विष्णु के अवतार, यानी कि विष्णु ने जो 10 अवतार लिए उसके संदर्भ के बारे में जानकारी दी जाती है भागवत धर्म में, ठीक है। आपसे स्टेट लेवल के एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे एपिग्राफी, जैसे सिक्कों के बारे में निम्नेस्टिक्स आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपको मिल जाती है। बाकी ये चार्ट क्या है इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो, हमने अभी आपको यही बताया कि प्राचीन भारत के जब अध्ययन हम करते हैं तो इसे कई पार्ट में बांटते हैं। ये याद कुछ नहीं रखना है, लेकिन इसमें कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट है वो रट लेना, ठीक है, क्योंकि ये एक ही जगह पे आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि प्राचीन भारत के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम 2 पार्ट में स्रोतों में बांटते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में और दूसरा साहित्यिक स्रोत के रूप में। पुरातात्विक स्रोतों को वास्तव में हम आगे चल के 6 पार्ट में बांट देते हैं, जिनमें पहला है हमारा अभिलेख, दूसरा है हमारा स्मारक, तीसरा है हमारा सिक्के, चौथा है हमारा मूर्तियां, पांचवा है हमारा चित्रकला और छठी है हमारी मोहरें, ठीक है। मोहरें और सिक्कों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस ये अंतर है कि कई बार ये माना जाता है कि मोहरों का काम केवल और केवल व्यापारिक लेन देन के लिए नहीं होता था, कई बार इनका उपयोग राजकीय आदेशों के रूप में भी होता था, ठीक है। तो ये संदर्भ लिया जाता है, आपको इतना माइन्यूट नहीं जाना है, बट पता हो, ठीक। साहित्यिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो हमने आपको बोला था कि भारतीय साहित्य है और विदेशी साहित्य है। विदेशी साहित्य में भी मैंने आपको बोला था कि 3 प्रकार के विदेशी साहित्य हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमें यूनान या रोम के लेखक, दूसरे चाइनीज लेखक, तीसरे अरबी लेखक। कई बार यूपीएससी ने क्या किया है कि चाइनीज लेखकों के क्रम पे क्वेश्चन पूछ दिया कि पहले फाहियान आया कि हेनसांग आया कि इत्सिंग आया, ये आपको बताएंगे आगे, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। अब यहीं से आप थिंकिंग करो कि मान लो चीनी लेखकों पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है, तो हो सकता है यूनान पे पूछ ले, यूनान पे भी पूछा है वैसे, ठीक है। आपसे अरबी लेखकों पे पूछ ले कि इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, या इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, है ना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है। भारतीय साहित्य की अगर हम बात करें तो 3 पार्ट में बांटे गए, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। संगम साहित्य का संबंध वास्तव में दक्षिण भारत से है। माना यह जाता है कि दक्षिण भारत में अगस्त मुनि ने, ठीक है, एक संगम को ऑर्गेनाइज किया था। संगम का मतलब होता है ज्ञान के विद्वानों का एक सम्मेलन, जैसे हम उत्तर भारत के संदर्भ में जिसको धर्म संसद के रूप में आप जानते हैं। वर्तमान में इस समय काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है। आपने देखा होगा कि एक सज्जन जिन्होंने महात्मा गांधी जी को गाली भी दी थी और अभद्र शब्दों का उपयोग किया था, तो इसलिए चर्चा में है, ठीक है। अब आज की धर्म संसद को उस समय की धर्म संसद मत मानिएगा, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। उस समय की जो धर्म संसद होती थी वो धर्म से होती थी, ठीक है, और सबके सम्मान की बात होती थी। आज की धर्म संसद में पॉलिटिक्स ज़्यादा है, ठीक है। तो धर्म संसद उस समय ऑर्गेनाइज की गई पांड्य राजवंशों के संरक्षण में, और उसी में 3 सम्मेलन हुए,
ठीक है, जिसको संगम काल बोलते हैं या संगम टाइम पीरियड बोलते हैं, और उसी में बहुत सारी रचनाएं रची गई, चाहे उसमें शिल्पादिकारम की बात हो, चाहे मणिमेखिले की बात हो, चाहे तिरुकुरल की बात हो। तो ये पुस्तकें उस समय आई। शिल्पादिकारम में क्या कहानी है, मणिमेखिले में क्या कहानी है, तिरुकुरल में क्या कहानी है, ये सब आगे पढ़ना है। लेकिन अभी बस मोटा मोटा यहाँ पे बस जान लो, ठीक है, कि हाँ शिल्पादिकारम नाम की कोई एक रचना है जो संगम साहित्य से संबंधित है। संगम काल जो है वो पांड्य राजवंशों के संरक्षण में हुआ था, वैगई नदी के किनारे। ठीक है, बस इतना बेसिक याद रखो। ठीक, धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो कई पार्ट में है, जिसमें ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैन साहित्य भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये लिस्ट पूरी की पूरी याद हो। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परिशिष्ट पर्वन जो साहित्य है किस धर्म से संदर्भित है, आजीविकों से संबंधित है, जैन से संबंधित है, बौद्ध से। तो आपको पता हो कि हाँ साहब ये बौद्ध धर्म से नहीं संबंधित है, आजीविकों से नहीं संदर्भित है, ये जैन धर्म से संदर्भित है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बता पाएंगे। तो आपको पता है कि परिशिष्ट पर्वन हो, भद्रबाहु चरित्र हो, भगवती सूत्र हो या कल्प सूत्र हो, ये सब के सब जैन साहित्य हैं। इसी तरीके से बौद्ध में भी कई साहित्य लिखे गए, जिसमें सुत्त पिटक पढ़ते हैं, विनय पिटक पढ़ते हैं, अभिधम्म पिटक पढ़ते हैं। ये तीनों के तीनों त्रिपिटक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक से आशय है, तो आप बता देना 3 साहित्य, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अभी आपको हम आगे पढ़ाएंगे कि सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है। ठीक है, मिलिंद पन्नु ये नागसेन और मिलिंद के मत संवाद का जिक्र है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। दिव्यादान भी बौद्ध साहित्य से संबंधित एक रचना है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। कल्हण की रासतरंगिणी पे क्वेश्चन आ सकता है कि रासतरंगिणी किसकी रचना है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पे क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की। ठीक है, विशाख तथ्य के मुद्रा राक्षस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में ये आया है कि मुद्रा राक्षस का विषय क्या था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से कहानियों को संदर्भित करता है। जब हम आपको आगे मौर्य काल पढ़ाएंगे, वहां के स्रोतों के बारे में जब पढ़ाएंगे तो फिर से इसका जिक्र मिलेगा। ठीक है, कालिदास की कई रचनाओं पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसपे यूपीएससी ने पूछा भी है कि मालविकाग्निमित्रम का विषय क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेघदूत का विषय क्या है। मेघदूत वास्तव में एक प्रेयसी की कहानी है। जैसे एक जमाने में प्रेमिका पत्र लिखती थी और कबूतर से भेजती थी, तो उसी तरीके से कालिदास ने अपनी इस रचना में बादलों को संदेशवाहक के रूप में बताया है। ठीक है, तो मेघदूत वो रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, भरत राजा भरत के बारे में। रघुवंशम है, ठीक है, और मालविकाग्निमित्रम। वाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र, जिसमें राजा हर्षवर्धन के जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। कादम्बरी रचना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और भी कई सारी रचनाएं आएंगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मेगस्थनीज की इंडिका पे, टालमी की पुस्तक ज्योग्राफी पे, हेरोडोटस जो कि हिस्ट्री के पिताजी, नियार्कस, अरिस्टोबुलस, इनकी रचनाओं पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी रचनाएं आपने देख ली। अब बात आती है ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य को कई पार्ट में बांटा गया, जिसमें वेद को बांटा गया 4 पार्ट में। कहा गया भारत में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनके भी सब पार्ट हैं। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि ऋग्वेद जो है या हमारे यहाँ के जितने भी वेद हैं वो जटिल संस्कृत में लिखे गए हैं, तो उनको सरल भाषा में कन्वर्ट किया गया है अलग अलग नाम से। जैसे वेदों को ब्राह्मण ग्रंथ में डिवाइड कर दिया गया, ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा आरण्यक में किया गया, उपनिषदों में किया गया, वेदांग में किया गया, उपवेद में किया गया, षट्दर्शन में किया गया, महाकाव्य अलग बने, पुराण अलग बने और स्मृतियां अलग बनी। आपसे इस पूरे के पूरे ग्राफ से जो मैंने अभी तक आपको बताया, कभी भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप हमें ये बताइए कि वेदांग कौन कौन से हैं। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में षट दर्शन कौन से हैं।
या किसको षट दर्शन में नहीं शामिल किया जाता है? ठीक है, तो पता हो सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके बारे में डिटेल में और डेप्थ में ऑलरेडी हमने आपको अपनी आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया है और आपसे क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है। महाकाव्यों की बात करें तो दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, ठीक है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। दोनों में डिफरेंस है, संस्कृत है और अवधी भाषा है, ठीक है। पुराणों की अगर हम बात करें तो टोटल 18 पुराण हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं विष्णु पुराण, भागवत, शिव और गरुड़। यानी कि विष्णु पुराण में केवल विष्णु के जीवन की कहानियां हैं, भागवत पुराण में केवल भागवत की कहानियां हैं, शिव पुराण में केवल भगवान शिव से संबंधित जानकारी है, गरुड़ पुराण में गरुड़ की पूरी कहानी है। कहने का मतलब वही है ना कि ऋग्वेद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसी के सब टॉपिक, सब चैप्टर एंड सब कैटलॉग बना दिया, ठीक है। फिर आगे चल के कुछ स्मृतियां आई, जिसमें मनुस्मृति बहुत ही कंट्रोवर्सी मानी जाती है ना। क्यों मानी जाती है? या ये तो अम्बेडकरवादी जानते हैं या तो हिंदूवादी जानते हैं, ठीक है, उस पर हमें नहीं पढ़ना है। नारद स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, इतनी सारी रचनाएं टोटल आती हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के दिमाग जंप कर गया हो, बट ये मानकर चलिए कि इतने तथ्य आपको पता हों, क्योंकि कुछ बेसिक तथ्य आपको याद रखना ही रखना है। अगर आपको इतने तथ्य नहीं याद हैं तो प्राचीन भारत पढ़ना फिर बेकार है। यहाँ तक कि कला एवं संस्कृत भी पढ़ना बेकार है, और यहाँ तक कि भारत में रहना भी बेकार है, क्योंकि भारत में आप रहते हैं और भारत की इतिहास परंपरा को नहीं समझते, वेदों को नहीं समझते, पुराणों को नहीं समझते, तो बेकार है, भले आप किसी भी रिलीजन के हों, ठीक है। और वर्तमान में तो भारतीय संस्कृत टॉप पे चल रही है, और मिशन कर्मयोगी भी यही कहता है कि आपको भारत के बारे में जानकारी हो, तो इतनी जानकारी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने उधर अभिलेख आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब स्मारकों और भवनों की चर्चा कर लें। अतरंजी खेड़ा एक जगह है हमारे यहाँ, ठीक है, इंडिया में। वहां से जब खुदाई की गई तो लोहे के पहले साक्ष्य यहाँ पे मिले। लोहा कब आया, कैसे आया, वो उत्तर वैदिक काल में बताएंगे आपको, बट तथ्य के रूप में याद रख लेना कि अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि और भी कई स्थान हैं जहाँ से मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का कानपुर मंदिर, ठीक है, अजंता की गुफाएं, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति, ये कई प्रमाण हैं जो आगे चल के हमें पढ़ना है, ठीक है। मंदिर निर्माण की हमें आगे चल के शैलियाँ पढ़ना है, जिनको नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया, क्यों बनवाया, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर की क्या मेन फीचर हैं, ये सब आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। वहाँ पे वैसे मैंने आपको नागर, द्रविड़ और बेसर भी पढ़ाई है, लेकिन यहाँ पे हम जब कनिष्क पढ़ाएंगे तो एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। सिक्कों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या तथ्य आपसे पूछा जा सकता है? पहला तो यही पूछा जाएगा कि आहत सिक्के क्या है, ठीक है। आप जैसे आजकल देखेंगे कि जो 1 रुपए का सिक्का आता है, 2 रुपए का सिक्का आता है, या 5 का सिक्का आता है, या 10 का सिक्का आता है, इसमें आप देखना कुछ आकृतियां बनी होती हैं, ठीक है। उस जमाने में मशीनें तो होती नहीं थी, तो लोग मोहर के माध्यम से आकृतियां बनाते थे। जैसे आज भी आप कहीं पे जाएंगे, स्टाम्प लगवाएंगे, या आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में कि जब किसी का घर सरकार के अंडर में आता है तो उसको नीलाम करने के लिए सरकार उसको लॉक करती है, और लॉक करने के बाद उसके ऊपर एक मोहर ठोक देती है, ठप्पा, जिसमें एक चिन्ह होता है भारत सरकार के गवर्नमेंट का, ठीक है। तो एक उसी तरीके के आहत सिक्के बनाए जाते थे। आहत का मतलब होता है चोट पहुंचाना, ठीक। उसमें कई प्रकार की आकृतियां रख दी गई, चाहे पेड़ बना दिया, मछली बना दी, सांड बना दिया, हाथी बना दिया, इनको कहा जाने लगा कि ये आहत सिक्के हैं। और जब 5 प्रकार के उसमें डिजाइन बना दिए गए तो कहा गया पंचमार्क सिक्के। अब आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पंचमार्क सिक्के से क्या आशय है, आहत सिक्कों से क्या आशय है, तो आप बता सकते हैं कि जिनमें आकृतियां बनी होती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो ये कि सिक्के जो थे वो केवल तांबे के थे, केवल चांदी के थे, केवल सोने के थे, और या केवल शीशे के थे। तो आप कहेंगे केवल नहीं साहब, ये चारों प्रकार के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं प्राचीन काल में, ठीक है। सबसे ज्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल में बने, जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा और सोने के थे।
सातवाहनों ने भी आगे चल के सीसे और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। आपसे क्वेश्चन कई बार संख्या पे भी आ सकता है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। हालांकि आगे चल के गुप्तों के जो सिक्के थे उसमें शुद्धता कम होने लगी, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो मोटा मोटा, ठीक है, कि हाँ सातवाहन नाम का कोई एक राजवंश रहा था, ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने लिखवाए? यवन शासकों ने। लेख का मतलब होता है कि कोई आकृति बनवा दी या अपने राजवंश की शुरुआत की उसमें डेट डाल दी। जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए उसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि समुद्रगुप्त जो रहा होगा वो वैष्णव धर्म को मानता होगा, तो ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेरिस्टिक्स कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एपिग्राफी किसको कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को। मूर्तियों की अगर हम बात करें तो भारत में मूर्तियों के निर्माण का काल कुषाण काल से प्रारंभ होता है। क्यों प्रारंभ होता है वो बताएंगे। कुषाण काल में जो मूर्तियां बनी उस पर वैदेशिक प्रभाव का नाम दिया जाता है यहाँ पे गांधार मूर्ति कला, ठीक है, और स्वदेशी के रूप में नाम दिया जाता है मथुरा कला। मैंने आपको गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला का अंतर आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा दिया है, वहां आप पढ़िए, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। चित्रकला के बारे में मैंने आपको वहां पे पढ़ाया ही है ऑलरेडी कि अजंता की गुफा में कई सारे चित्र मिले हैं, खासतौर पे महात्मा बुद्ध के मिले हैं और उसमें भी बोधिसत्व के मिले हैं। बोधिसत्व वास्तव में महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा है उसी से संदर्भित है। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो यही तथ्य अगर आपको पता रहेंगे ना कि महायान बौद्ध धर्म की शाखा है, उसी में एक बोधिसत्व है, तो इतने से ही आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आप कभी भी बैक ईयर उठा के देखेंगे और इतना ही अगर आपको पता है तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहरों के बारे में यही कि व्यापारिक जानकारियां देती थी। श्रेणी के बारे में अभी मैंने आपको जिक्र किया नाना देशी और मणिग्रामम, और क्या जिक्र किया था मैंने? मंदसौर अभिलेख, ठीक है, जहां से हमें श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। साहित्यिक स्रोतों की बात तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब एक एक करके बेसिक जानते हैं कि वेद क्या है और ऋग्वेद में क्या लिखा है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है, ठीक है, ताकि चीजें हमें याद रहें। अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको कवर कर लें। तो पहली बात, जो ऋग्वेद है वो 1500 BC से 1000 BC, ईसा पूर्व का मतलब BC, ठीक है। समझ गए होंगे BC और AD में क्या डिफरेंस है, कल ही पढ़ाया था मैंने। BC जो होता है वो पीछे घटता हुआ होता है, AD जो होता है आगे बढ़ता हुआ होता है, ठीक है। ऋग्वेद की रचना 1500 BC से 1000 BC के मध्य हुई। ये सबसे प्राचीनतम वेद है, अर्थात अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन सबसे प्राचीनतम है तो आप बता देंगे ऋग्वेद, ना कि अथर्ववेद, ना कि यजुर्वेद, ना कि सामवेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये कि ऋग्वेद किस चीज को संदर्भित करता है। ऋग्वेद वास्तव में ऋचाओं से संबद्ध है। ऋचाओं का मतलब होता है श्लोक। आप में से जिन बच्चों ने संस्कृत पढ़ी है या जिन्होंने पंडित का काम किया होगा या इस समय जैसे वैवाहिक समारोह चल रहे हैं तो उसमें पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं वो सब ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, ठीक है, जिसमें आप हमेशा पढ़ते होंगे ना कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचिम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पूज्यथामाग्रथा काश्वेधनम। कई बार आपको इस श्लोक मिलेगा और कई बार आप ये भी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिंदी में इसका मतलब होता है गायत्री मंत्र का उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार इंटरव्यू के पैनल में एक अभ्यर्थी से यही पूछ दिया कि आप गायत्री मंत्र का अर्थ बताइए और वो नहीं बता पाया। तो आपको पता हो, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये यूपीएससी है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड एग्जाम है, इसमें कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कम से कम बेसिक तो पता ही हो, ठीक। तो ऋचा का मतलब आप समझ गए, श्लोक। इसमें कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल का मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब है 10 भाग हैं, 10 पार्ट हैं। जैसे आप जब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको 18 पर्व मिलेंगे, ठीक है, अध्याय जिनको हम लोग बोलते हैं। जब आप संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आपको भाग शब्द मिलेगा, है ना। हर जगह पे अलग अलग बात कही जाती है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि 10 मंडल का मतलब 10 चैप्टर।
1028 सूक्त हैं, ठीक है, और 10,580 ऋचाएं हैं। श्लोक यानी कि सूक्त का मतलब ऋचा से थोड़ा बड़ा, ठीक। इनको जो व्यक्ति पढ़ते हैं उनको हम होत्र कहते हैं। अभी जैसे मैंने पढ़ा तो आप मुझे होत्र कह सकते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो ये कि ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, अर्थात ऋग्वेद की शुरुआत तो ऐसे दूसरे मंडल से हुई थी 9वें मंडल तक, लेकिन पहला और 10वें को बाद में जोड़ा गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में यानी कि भाग 3 में। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, देवता सोम का। सोम एक तरीके का पेय पदार्थ, आजकल के हिसाब से आप बियर मान सकते हो, ठीक है, लेकिन वो अलग है, दोनों चीजें अलग हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना होली के समय कुछ लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो एक तरीके का वही सोमरस है, ठीक है। 10वां मंडल जो है वो चातुर्य वर्ण समाज की संकल्पना का आधार बताता है, अर्थात 10वें मंडल में बताया गया है कि कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र, मतलब इस चीज को कैटेगराइज किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन इन्हीं पे बनेगा कि तीसरे मंडल में क्या है, 10वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में क्या है, पहला और 10वां मंडल नया है या पुराना है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐत्रेय व कौशिकी या सांख्यायन, ठीक है। आपको ये लिस्ट याद रखनी है, यहाँ से एक क्वेश्चन एक बन सकता है कभी भी कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय व कौशिकी। यजुर्वेद के कौन है, शतपथ और तैत्रीय। सामवेद के कौन है, पंचविश और षड्विश। इनके लिए आप लोग एक पैड बना लेना लिस्ट, क्योंकि तथ्यात्मक चीजें रटना पड़ेगा, ठीक है। अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको गोपथ बोलते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बार बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। यजुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में जानकारी है, कर्मकांड के बारे में जानकारी है, अर्थात आप लोग जब भी अपने घर में हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वहां पे कैसे विधि विधान का हमें पालन करना है, इस चीज की जानकारी दी जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग कई बार गीत सुने होंगे कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देंगे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, है ना। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, तो ये चीजें यजुर्वेद में दी गई हैं, ठीक है। यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है, यानी कि जहां श्लोक की जरूरत पड़ती है वहां श्लोक की जरूरत हो जाती है, जहां पे एक कहानी की जरूरत पड़ती है वो जरूरत कहानी की तरह है। गद्य का मतलब आपका कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, आपको नहीं याद रखना है। यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उनको हम अधर्वी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया ऋग्वेद का जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, होत्र, ठीक। इसके कई उपनिषद हैं, जैसे कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वोपनिषद एंड मैत्राणी उपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन मिलता है। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता हो, ठीक है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्रीय। उसके कौन मैंने पढ़ाए थे, ऐत्रेय और कौशिकी। बार बार रटोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अगला वेद है हमारा सामवेद। साम का मतलब होता है गान, जो गीत हम गाते हैं। आजकल जो भी आप गाने सुनते हैं ना, चाहे जुबिन नौटियाल के सुनते हैं, किसी के भी गाने सुनते हो आप, जिन लोगों के भी, तो उसमें जो ध्वनि आती है 7 स्वरों की, सा रे गा मा पा दा नी सा, सारे गामा सीरियल भी आता था, ठीक है, तो वो वास्तव में सामवेद से प्रेरित है। इसमें कुल 1875 ऋचाएं हैं। इसके गाने वाले को हम उद्गाता कहते हैं, यानी कि ऋग्वेद वाले को होत्र कहते हैं, यजुर्वेद वाले को अधर्व्यू कहते हैं और सामवेद वाले को उद्गाता कहते हैं, ठीक है। इसके 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य और जैमिनी। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश और षट्विश, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती है अथर्ववेद की। अथर्ववेद के बारे में कहा यह जाता है कि इसकी रचना अथर्व या अंगिरस ऋषियों के द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई, अर्थात सबसे लास्ट में जिसकी रचना हुई वो कहलाया अथर्ववेद, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बता देना कि अथर्ववेद की रचना सबसे लास्ट में हुई। इसी में आपको जो जादू टोना बाबा वगैरह मिलते हैं ना, जो कर्मकांड वगैरह करते हैं कि झाड़ फूंक कर देंगे, बेटा ये हाथ में पहन लो तो सफलता मिल जाएगी, या ये 5-5 रुद्राक्ष फलाना सब कुछ, ये जो ड्रामे बताए जाते हैं, है ना, इन सब की जानकारी अथर्ववेद में। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको गोपथ बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। इसके उपनिषद हैं मुंडकोप, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य।
मुंडकोप और मांडुक्योपनिषद याद रखना, क्योंकि इस पे कंफ्यूजन हो जाता है कि मुंडकोपनिषद में दिया गया सत्यमेव जयते या मांडुक्योपनिषद में दिया गया। तो मुंडकोपनिषद में दिया है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। एक तथ्यात्मक क्वेश्चन आपसे यहाँ ये बनेगा कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में संदर्भित किया गया? तो आप बता देना कि साहब अथर्ववेद में इस चीज का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं आगे मैंने आपको ये बता ही दिया था। ठीक, बाकी आपको ये मैंने वेदांग पढ़ा ही दिया। अभी महाकाव्य मैंने आपको बता दिया, रामायण और महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, रामायण की रचना महिष वाल्मीकि ने की थी। महिष वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी ये संस्कृत में है, तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी थी, उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। तो इस अंतर को याद रखना कि रामचरितमानस की जो रचना है वो तुलसीदास ने की है। कंबन ने भी रामायण लिखी है, बहुत सारे लोगों ने रामायण को लिखा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में एक रामायण पढ़ाई जाती है जिसमें सीता माता जो हैं वो रावण की बेटी के रूप में जानी जाती हैं। श्रीलंका में भी रामायण है जिसको सिलोन के रूप में संदर्भित किया जाता है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में जो ये श्री शब्द आगे जुड़ा है ना, ये माता सीता को संदर्भित है। किसी भी राम भक्त से आप क्वेश्चन पूछेगा वो शायद नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना है आपको। पुराणों के बारे में पता हो कि हाँ 18 पुराण हमारे यहाँ हैं। ठीक है, इनके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मत्स्य पुराण में क्या कहानी है। आपने पहले जब छोटे होंगे तो आप सीरियल देखते होंगे दूरदर्शन पे, अगर आप अच्छे होंगे। ठीक है, शक्तिमान के पहले आता था 10 बजे, उसमें दिखाया गया था मत्स्य पुराण के बारे में कि विष्णु ने मछली का रूप लिया था। ठीक है, क्योंकि उस समय यही था कि पृथ्वी समाप्त हो रही है। ठीक है, एक कहानी आप वामन की पढ़ते हैं। ठीक, चलिए कूर्म की भी पढ़ते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मछली का अवतार मत्स्य पुराण में दिखाया गया। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में, बौद्ध साहित्य, अभी आपको आगे चल के अगले पार्ट्स में बौद्ध धर्म को पढ़ाएंगे तो वहाँ और डिटेल में। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक मैंने बताया क्या थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुत्त पिटक में क्या था, तो सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह था। अर्थात महात्मा बुद्ध ने जो धार्मिक उपदेश दिए, जितने सिद्धांत बताए, उन सब को एक जगह कंपाइल किया गया। विनय पिटक क्या था? विनय पिटक जो महात्मा बुद्ध का इंस्टीट्यूशन था, जिसको संघ बोला जाता था, उस संघ में आपको रहना कैसे है, किन नियमों का पालन करना है, कैसे अपना जीवन गुजारना है, मतलब आप अपने जीवन किस तरीके से भिक्षात्मक रूप में गुजारेंगे, कम से कम संसाधनों में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, इस चीज के बारे में नियम थे। जैसे आप श्री IAS अकेडमी पढ़ते हैं तो इसके कुछ नियम हैं, ठीक है, जो हिडन है और आप लोग उसको फॉलो भी करते हैं, तो आप उसको मान सकते हैं वो विनय पिटक। हम आपके साथ क्लास ले रहे हैं, आपको सारी चीजें बता रहे हैं, हमारे नोट्स आपको मिल रहे हैं, क्लासेस मिल रही हैं, तो ये हो गया एक तरीके का सुत्त पिटक। ठीक है, अब बात आती है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। अभिधम्म पिटक को आप ले सकते हैं कि मेरे द्वारा आपको जो मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल जो वीडियोस भेजे जाते हैं वो अभिधम्म हो गए। ठीक है, तथ्य के रूप में अब याद रहेगा आपको कि सुत्त पिटक का मतलब ये हो गया कि जो हम आपको देते हैं उपदेश। विनय पिटक का मतलब श्री IAS अकेडमी के रूल्स एंड रेगुलेशन। अभिधम्म पिटक का मतलब हो गया कि जो मोटिवेशनल चीजें हैं वो। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए। देखो उस समय क्या था, जब महात्मा बुद्ध का समय था तो उस समय एक तो संस्कृत भाषा हुआ करती थी, एक पाली भाषा हुआ करती थी, एक प्राकृत हुआ करती थी। प्राकृत भाषा को जैन धर्म वालों ने अपनाया, पाली भाषा को बौद्ध धर्म वालों ने अपनाया और संस्कृत भाषा को वैदिक लोगों ने अपनाया, यानी कि जो ब्राह्मणवादी लोग थे। ठीक है, इसीलिए अच्छा संस्कृत में क्या था, जटिल होती है। जैसे छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आप में से जितने भी लोग शादी विवाह समारोह में जाते होंगे, पंडित जी जो भी मंत्र पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है किसी को नहीं पता। ठीक है,
यहाँ तक कि जो 7 फेरे लिए जाते हैं, ठीक है, जब एक वैवाहिक दाम्पत्य अपने जीवन की शुरुआत करने जाते हैं, अगर उन 7 फेरों का सही से मतलब पंडित जी बता देना तो शायद विवाह बाद में न टूटे, शायद तलाक न हो। क्यों? वो भी जल्दी में होते हैं क्योंकि उनको अगली शादी में जाना होता है। तो वो जो संस्कृत में बोला जाता है वो जटिल होते हैं। तो उस जटिलताओं को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का उपयोग किया ताकि लोकल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंच बन सके। जैसे वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, हिंदी में अपनी स्पीच देते हैं। इसलिए नहीं देते हिंदी में स्पीच कि उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको इंग्लिश आती है, बट हिंदी में देना इसलिए वो प्रेफर करते हैं क्योंकि आम जनमानस यानी कि 135 करोड़ पीपल्स ये समझ पाए कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात कही, क्योंकि हिंदी सबको आती है नॉर्मली, और जिनको नहीं आती है साउथ इंडिया के लोगों को वो ट्रांसलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये इसलिए लोकल लैंग्वेज का उपयोग किया गया, ठीक। चलिए बाकी पढ़ेंगे आगे। जातक इसमें आती हैं। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां बताई गई कि महात्मा बुद्ध ऐसे थे, उस समय उनके चचेरे भाई के साथ में एक लड़ाई हुई हंस को लेकर, देवदत्त जिनका नाम था, है ना। सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानियां पढ़ते हैं, मारने वाले से बचाने वाले, तो वो बातें यहाँ पे दी गई। दीपवंश और महावंश नामक 2 रचनाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नागसेन की रचना मिलिंद पन्नो है जो पाली भाषा में लिखी है। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय, देखो बौद्ध धर्म जो था महात्मा बुद्ध के मरने के बाद 2 भागों में बट गया। एक नाम उसको दिया गया महायान, दूसरा नाम दिया गया उसको हीनयान। महायान में महात्मा बुद्ध को मूर्ति के रूप में, एक भगवान के रूप में माना गया। हीनयान में महात्मा बुद्ध के जो भी एक तरीके से प्रतीक हैं उनको मान्यता दी गई, अर्थात इन्होंने मूर्ति का खंडन किया। प्रतीक का मतलब जैसे महात्मा बुद्ध की खड़ाऊ, ठीक है, महात्मा बुद्ध के दांत, ठीक है, महात्मा बुद्ध के वस्त्र, महात्मा बुद्ध जिस लोटे का इस्तेमाल करते थे, जिस भिक्षा मांगने वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे, ये सारी चीज़ें। आप में से जो भी बच्चे दिल्ली के आसपास रहते हो तो कभी आप नेशनल म्यूजियम जाना, दिल्ली में बना हुआ है राष्ट्रीय म्यूजियम आपकी यूपीएससी बिल्डिंग के पास में ही, ठीक है। नेशनल म्यूजियम में आपको हीनयान और महायान दोनों दिखाई पड़ेगा। वहाँ पे एक हड्डी के आकार की इतनी बड़ी हाथी के दांत लगा हुआ है, उस हाथी दांत में महात्मा बुद्ध के पूरी जीवन को उकेड़ दिया गया है, मतलब तराशा गया है। बहुत अच्छी वो पिक्चर है, वो लोग पिक्चर लेने नहीं देते, नहीं तो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है कि ऐसे ऐसे बटा था। बाकी डिटेल में पढ़ाएंगे क्योंकि यहीं पढ़ा देंगे फिर कहानी खत्म है, ठीक। कुछ रचनाएं जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास, ये तो पढ़ाई दिया, ठीक है। कुछ और रचनाएं अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, वाकपति का गौडहो, विल्लण का विक्रमांक देव चरित्र, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, संध्या कर नंदी का रामचरित्र और जयानक कृतक पृथ्वीराज विजय। ये ध्यान रखना, जयानक कृतक पृथ्वीराज विजय, और एक रचना आप और पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों अलग रचनाएं हैं, ठीक। पृथ्वीराज विजय अलग है और पृथ्वीराज रासो अलग है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो देख लो, राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी जिसमें कश्मीर के राजवंशों का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने की थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान की बारे में दिया गया है ना, 4 गज अंगूर, है ना, ये सब फलानी कहानियाँ। रामचरित की संध्या कर नंदी ने, हर्षचरित वाण भट्ट, मृच्छकटिकम शूद्रक। कई बार आपको मैचिंग करने को दे देता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये तथ्य के रूप में आपको पता हो कि मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, कहानी है एक तरीके की, ठीक है। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की, शुंग वंश के बारे में रचना है, अग्निमित्र जो शुंग वंश का राजा था। नीतिसार कामंदक की रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, कथा सरित सागर सोमदेव की, महाभास पतंजलि की और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि की, ठीक है। आपसे विषय पे भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो अष्टाध्यायी है वो कैसी पुस्तक है, तो बता देना व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस किसका विषय है, मौर्य काल का है। महाभाष्य
पुष्यमित्र शुंग के बारे में, कथा सरित सागर, मौर्य काल के बारे में, वृहद कथा मंजरी, ऐसे आप बता देना। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट पूरी की पूरी याद रखनी है। अब बात आती कुछ यूनान के लेखक, जिसमें हेरोडोटस को मैंने बोला हिस्ट्री के पिता के रूप में जाना जाता है। सिकंदर कौन था, कब आया, ये पढ़ाएंगे आपको मौर्य में। ठीक है, लेकिन तथ्य जान लो कि जब वो भारत आया तो अपने साथ कई सारे लेखक लाया, जिनका नियार्कस, अनास्क्रिटस, अस्ट्रेलोबुलस, ये लोग जाने जाते हैं। इसके बाद 3 राजदूत आए थे, जिनमें मेगास्थनीज था, डायमेकस था और डायनोसियस था। इन पे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो आप बता देना बिंदुसार के। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त के बेटे, या कहें अशोक के पिताजी, या कहें मौर्य राजवंश के। ठीक है, मेगास्थनीज किसके समय आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। इंडिका नामक इसने पुस्तक लिखी थी। कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर के बाद उस क्षेत्र में शासन करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, तो बस ऐसे तथ्य याद रखने हैं। डायनोसियस के बारे में ये है कि डायनोसियस भी बिंदुसार के समय ही आया, कुछ लोग कहते हैं अशोक के टाइम पीरियड आया। तो जब भी ऑप्शन देगा तो फालतू वाला तो नहीं देगा, डायमेकस ही पूछेगा, डायनोसियस फिर नहीं पूछेगा। और अगर पूछ ले तो आप बिंदुसार लगाना। ठीक है, प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें पशु, पक्षी, जानवर, खनिज पदार्थ, इस सब की जानकारी थी। और ये प्लिनी रोता है, ये पढ़ाएंगे आगे आपको, क्योंकि भारत उस समय ग्लोरी के टॉप लेवल पे था। ठीक है, टालमी की बुक है ज्योग्राफी। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक बुक है, बट इसमें मतलब किसी राइटर का नाम नहीं है, बट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस से पढ़ाएंगे जब। ठीक है, तो इतने तथ्य आप जान गए। चीनी यात्रियों के बारे में बस इतना जानो कि फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, जिसको विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन, देखो हा से हेनसांग। ठीक है, तो ऐसे याद कर लिया करो। इत्सिंग जो था वो बाद में आया। अब यहाँ पे ऐसे याद करो कि फाहियान, हेनसांग एंड इत्सिंग। ठीक है, फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय यानी 5वीं सदी में, हेनसांग 7वीं में और इत्सिंग उसके बाद में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्रम बताइए, तो बोल देना नंबर 1 पे फाहियान था, नंबर 2 पे हेनसांग था, नंबर 3 पे इत्सिंग था। कई बार इनकी रचनाओं पे क्वेश्चन आता है कि हेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था, तो बोल देना सीयू की। कई बार और गहन क्वेश्चन आएगा, तो जब आपको हर्षवर्धन का टाइम पीरियड पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे ये हेनसांग बोलता है कि लूट की व्यवस्था नहीं होती थी, बहुत ही अच्छे मार्ग थे, जबकि खुद कई बार लूटा गया। तो उस पर क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है, समाज की जानकारी देता है। अलबरूनी के बारे में अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पे आया था। महमूद, देखो कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, महमूद गजनवी, ठीक है, और मोहम्मद गौरी, ये दोनों अलग हैं। गजनवी जो था ये सोमनाथ मंदिर के लिए फेमस है, और मोहम्मद गौरी जो था ये तराइन की लड़ाई के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके समय अलबरूनी आया, उसने एक पुस्तक लिखी तहकीक हिंद, या कहें किताबुल हिंद, यानी कि भारत की खोज। जैसे भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखी है, तो उसी तरीके से भारत की खोज नाम की पुस्तक अलबरूनी ने भी लिखी थी। ठीक है, आगे चल के इब्न बतूता आते हैं, वो भी एक अपनी पुस्तक लिखते हैं रिहला, अरबी भाषा में। बस इंट्रोडक्शन लो, बाकी ये सब आगे पढ़ेंगे जब मेडवल इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें समझ के कल मैंने आपको यही बताया था कि प्राचीन भारत के इतिहास को 3 पार्ट में बांटा जाता है, जो आज भी बताया था कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक जो काल है वहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं। आदि में मैंने बोला था कि लिखित हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, पुरातात्विक भी हैं। ऐतिहासिक में बोला था कि दोनों हैं और दोनों को पढ़ा गया। ठीक है, तो हमें आद्य आज नहीं पढ़ना है, ऐतिहासिक नहीं पढ़ना है। क्यों? आद्य में हड़प्पा आती है और वैदिक आती है, इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट पार्ट में फिर हम ऐतिहासिक पढ़ेंगे। आज हम प्रागैतिहासिक को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने ये बताया था कि इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, जिसमें 4 लाख वर्ष से लेके 10,000 तक के टाइम पीरियड को माना जाता है पुरापाषाण, 10,000 से लेके 5500 तक के टाइम पीरियड को माना जाता है मध्यपाषाण, और 5500 से 3000, कई जगह पे 2500 तक के टाइम पीरियड को माना जाता है नवपाषाण। आपको डेट नहीं याद रखनी, नहीं पूछेगा। ठीक है, पाषाण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्थर के औजार थे। ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा।
आपको बस 2-3 तथ्य रटने हैं यहाँ पे। वो ये रटने हैं कि आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सोहन घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी का संबंध किससे है, तो आप बता तो सकें कि पुरापाषाण काल से है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो भीमबेटका में। वैसे मैंने आपको जब चित्रकला पढ़ाई है आर्ट एंड कल्चर में, वहाँ पढ़ा दिया है, बट पता हो कि हाँ, भीमबेटका की गुफा में जो चित्र मिले थे वो पुरापाषाण काल के लोगों के थे, क्योंकि उस समय लोगों के पास रहने के लिए स्थान नहीं होते थे, तो वो कंदराओं या कहें गुफाओं में जाकर रहते थे और उसी में बैठ के कुछ बहुत खेल खेलते थे। तो वही चित्र उसने वहाँ पे बना दिए और उस भीमबेटका की गुफा से हमें उस समय के समाज का पता चलता है, जिसमें पता चलता है कि मनुष्य आखेटक का जीवन, जंगली जीवन व्यतीत करता था, शिकार करता था, असभ्य था, बर्बर था और एक तरीके से खाना बदोश या कहें कंदमूल फलों पे अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, ये कहानियां हमने पढ़ी। कई प्रकार के वो पत्थर के उपकरण, छोटे छोटे हस्त कुठार, चॉपर, पेबुल, मतलब एक पत्थर जो होता है ना गिट्टी टाइप के, आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने गुट्टे खेले होंगे बचपन में। ठीक है, तो वो जो गुट्टे खेले जाते हैं ना 5 गुट्टों के साथ, तो वो गुट्टों को और बड़ा कर लो, बड़ा वाला गुट्टा। ठीक है, या आप लोगों ने सड़कों का निर्माण देखा होगा तो वहाँ बड़े बड़े पत्थर का उपयोग किया जाता है। उन्हीं पत्थरों को माना जाता है कि उसी से इन लोगों ने औजार बनाए, उसी से इन लोगों ने सारे हथियार बनाए और इसीलिए इन्होंने उसको अलग अलग नाम दे दिया कि पेबुल, चापर, चॉपिंग। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। मध्यपाषाण, पुरापाषाण काल में कई प्रकार के पत्थर आए, जिसमें क्वार्ट्जाइट पत्थर की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार के मध्य पुरापाषाण काल में भी उपकरण देखने को मिले। कई प्रकार के स्थान जिन पे क्वेश्चन आ सकता है कि नेवासा क्यों फेमस था, बेलन घाटी क्यों फेमस था। कहने का मतलब मोटे तौर पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बेलन घाटी, सोहन घाटी, भीमबेटका, इनका संबंध किससे, तो आप बता सकते हैं कि पुरापाषाण काल से। ठीक है, अब बात आती है मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल की खास बात थी कि जो ये बड़े बड़े पत्थर थे अब ये पतले पतले बन गए, मतलब बिल्कुल पतली पतले, नुकीली, धारदार, एक तरीके के चाकू टाइप के। तो इसीलिए मध्यपाषाण काल को पत्थरों के और छोटे हो जाने के कारण माइक्रोलिथ कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि पत्थरों का आकार जितना छोटा हो गया इसको माइक्रोलिथ कहे। अब एक बात बताओ, पहले बड़े पत्थर थे, मोटे थे, कम धार वाले थे, अब वो धार वाले हो गए। तो इसको एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि बड़े से मोटे के अपेक्षा पतले और छोटे होने लगे। तो इसी से यह भी माना जाता है कि एंशियंट टाइम पीरियड में मनुष्य में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ता गया। ठीक है, यानी कि पहले मोटे पत्थर थे, कंदराओं में रहते थे, फिर उन्हीं कंदराओं में नक्काशी करने लगे, चित्र करने लगे और रंगों का उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरीके की साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हो गई ना। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है थिंकिंग बेस पे, अगर ये पूछ ले कि क्या प्राचीन काल में हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ सर, उस समय उपकरणों को इन्होंने जिस हिसाब से छोटा किया वो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को शो करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को बार बार छोटा कर रहा है, जैसे पहले फोन बड़ा आता था, फिर छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, अब फोल्ड कर लो, तो ये टेक्नोलॉजी का ही तो डेवलपमेंट है। वही चीज यहाँ पे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट स्थल, बेतवा घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी, आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागोर राजस्थान में। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं कि इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया, तो इसके कई कारण। एक तो रक्षा हो सकती थी, दूसरा कुत्ता क्या करता था, वफादार होता था। तीसरी खास बात क्या थी कि कुत्ता इनका बचा हुआ जो खाना बचता था, मांस बचता था, वो खा लेता था। और चौथा, बड़े बड़े जानवरों से रक्षा भी करता था। आजकल भी आप देखेंगे लोग कुत्ते को ही पालते हैं। ठीक है, इस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला, मतलब मानव के कंकाल का पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महादहा नामक स्थान से मिलता है। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम कोई देते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव के अस्थि कलश सबसे पहले कहाँ मिले, तो आप बता देंगे सराय नाहर राय से। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बुर्ज होम और गुफ कराल से गर्तावास मिले। गर्तावास का मतलब कि जमीन के नीचे मकान बना के रहना।
जैसे आजकल आप YouTube पे कई सारे ऐसे वीडियो देखेंगे कि लोग जंगलों में घर को जो बनाते हैं जमीन के नीचे बनाते हैं और बड़े स्टाइलिश घर, तो वही एक तरीके का बुर्ज होम। ठीक है। नवपाषाण काल में चिरान से काफ़ी सारी हड्डियों के उपकरण मिले हैं। बिहार में जो कि है कोल्डी हवा, जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला जो कि इलाहाबाद है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना कि पूरा पाषाण काल में मानव खाद्य आखेटक था, शिकारी था। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, बट नवपाषाण काल तक आते आते मानव ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया और इसके लिए उसने खेती की शुरुआत की। ठीक है। तभी तो चावल की उपज देखने को मिलती है। अब एक बात बताइए, जब मानव एक जगह रुक जाएगा, एक जगह रहने लगेगा, खेती करेगा, तो संबंध बनेंगे, परिवार बनेंगे, कबीले बनेंगे, मोहल्ले बनेंगे, पड़ोसी बनेंगे। तो इन कबीलों को ही कहा जाता था कि ये जन थे। इन कबीलों से ही बड़े होकर जनपद बने, और बड़े हो गए तो महाजनपद बने, और बड़े हो गए तो साम्राज्य बन गए। समझ गए? तो इन कबीलों की कहानियां आगे चलकर सभ्यता में तब्दील हो गई। और एक और बात कि ये सब के सब शुरुआती अवस्था में थे विकास की, एग्रीकल्चर का ये विकास कर रहे थे। अब सोचो, आज ये एग्रीकल्चर का अगर विकास कर रहे, कल एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा होने लगी उपज, अधिशेष बढ़ने लगा, यानी कि ज़्यादा मात्रा होने लगी, तो फिर क्या होगा कि बाकी आदमी कृषि में थोड़ा लगेंगे। वो सोचेंगे चलो खेती से तो इतनी इनकम हो ही जा रही है, हम अपने छोटे से शिल्प उद्योग लगा लेते हैं, हम एक काम करते हैं व्यापार वाणिज्य की शुरुआत करते हैं। तो अब जब व्यापार वाणिज्य की शुरुआत होगी तो खेती से पैसा आ ही रहा है, शिल्प से पैसा आएगा ही, व्यापार वाणिज्य से पैसा आएगा ही, तो लोगों को ये लगेगा कि हम कच्चे मकान की जगह पक्के मकान में रहें, कच्ची सड़कों की जगह पक्की सड़कों का इस्तेमाल करें, कच्चे स्नानागार की जगह पक्के स्नानागार का इस्तेमाल करें। और जब खेती ज़्यादा हो रही है, इसमें अन्न ज़्यादा बन रहा है, तो इस अन्न को स्टोर करने के लिए एक अन्नागार बना दें। और जब पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा मोहल्ला एक साथ रहेगा तो लोगों के नहाने की व्यवस्था हो, तो क्यों ना एक हम स्नानागार बना दें। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर फिर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जो कि ऑथेंटिक रूप से माना जाता है। पहले ये कहा जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास वास्तव में पश्चिम की सभ्यताओं के मिलन से हुआ, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता का जिक्र किया जाता है जो इराक के रूप में जानी जाती है, और भी कई सारी सभ्यताओं का जिक्र किया जाता है। लेकिन हम वर्तमान में ये मानते हैं कि यही नवपाषाण काल की संस्कृतियां, यही छोटे छोटे गांव, यही छोटी छोटी कृषि की उपज आगे चलकर जब बड़ी हो गई, अधिशेष जब बढ़ने लगा, तब यही जाके हड़प्पा सभ्यता में कन्वर्ट हो गई। हड़प्पा सभ्यता की क्या कहानी है वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए कि पूरा पाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक का मानव कैसे अपने आप को चेंज किया। कुछ तथ्य जान गए, कुछ मोटे मोटे तथ्य जिन पे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। वैसे आज तक इनमें क्वेश्चन आए नहीं है, बट आ सकता है तो याद रहेगा कि हाँ इस तरीके का टाइम पीरियड था। ठीक है। मतलब बुर्ज होम अगर नाम आएगा अब आपके सामने, तो आप ये नहीं कहेंगे कि बुर्ज होम मौर्य काल से संदर्भित था, आप ये नहीं कहेंगे कि सोहन घाटी वो गुप्त काल के समय की जानकारी देती, आप ये नहीं कहेंगे कि भीमबेटका वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कहानी को बताती है। अगर इतना आप नहीं याद रख पाते तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप जान गए। इसी के बाद पत्थरों के साथ साथ जब तांबे की खोज हो गई, मनुष्य ने एक धातु का उपयोग में लाना शुरू किया, तांबा, तो उसने इसके औजार बनाए और तब तांबा और पत्थर दोनों हो गए। इसलिए कहा जाने लगा कि आगे की जो संस्कृति आई वो ताम्र पाषाण संस्कृति आई। और इसी तांबे के साथ में जब अन्य धातुओं को मिला दिया जाएगा, जस्ता वगैरह को, सीसा वगैरह को जब मिला दिया जाएगा, तब यही कांस्य सभ्यता बन जाएगी। ठीक है। और इसी कांस्य युगीन सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानते हैं, अर्थात तांबे की धातु के साथ में एक दूसरी धातु मिला देना। अब सोचो, एक धातु में अगर दूसरी धातु मिलाया जा रहा है तो ये भी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को शो करता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है।
फिर आगे चल के कांस्य के बाद लौह युगीन आती है। तो आपसे अगर एक क्रम पूछते कि सभ्यताओं का या संस्कृतियों का क्रम क्या था, तो पहले पाषाण था, फिर ताम्र पाषाण आया, फिर कांस्य सभ्यता आई और फिर लौह सभ्यता आई। ठीक, और लोहे के बाद तो आज हम चल ही रहे हैं। ठीक, इतनी बातें समझ गए। लोकल कुछ संस्कृतियां थी छोटी छोटी, बनास, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बस इतना याद रखना कि ताम्रवती नाम किसे संदर्भित किया जाता है, तो आहड़ को। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए बेसिक। गिलुंद कहाँ का स्थान है, राजस्थान का, इस शायद आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, मालवा संस्कृत वगैरह कुछ भी नहीं याद रखना है। नवदा टोली से एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिलते हैं, बस इतना ही याद रखना। एरण अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है कि देवी वहां पे सती हुई पहली बार। सती का मतलब ये होता है कि किसी भी किसी भी देवी का विवाह अगर किसी देवता के साथ हुआ, मतलब स्त्री का पुरुष के साथ, और पुरुष पहले मर गया तो स्त्री को भी मर जाना होता था। मतलब एक तरीके से कि अगर पति जिंदा है तब तक पत्नी है, मतलब एक तरीके की बहुत ही खराब सिचुएशन थी। आप जानते हैं कि 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल भारत के बनने के कारण सती प्रथा का उन्मूलन हो गया। मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया है। ठीक है, बस इतनी बेसिक चीज़ें यहाँ पे आप सीख गए। ये सब वही फालतू की बातें हैं, आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है महापाषाण। देखो, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, महापाषाण का मतलब होता है और बड़े बड़े पत्थर। आप में से जिन बच्चों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, उनमें आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया है। जब युद्ध होता है वो बड़े बड़े पत्थरों को फेंकते हैं। ठीक है, या कई बार आपने ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी जिनमें ऐसे बड़े बड़े पत्थर चारों ओर लगाए जाते हैं। ठीक है, खूब बड़े बड़े पत्थर, तो इसी को बोलते हैं महापाषाण। यानी कि बहुत बड़े पत्थरों का उपयोग करके मानव ने जिस संस्कृति को जन्म दिया उसको महापाषाण कहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा कुछ लोग घर बनाते हैं पत्थरों से, तो वो भी एक तरीके का महापाषाण है। ठीक है, और इसलिए भी इसको महापाषाण कहते हैं क्योंकि साउथ इंडिया में पनपी थी संस्कृति। ठीक है, तो बस इतनी बेसिक बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आपसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने ये सीखा कि हिस्ट्री वास्तव में दो स्रोतों पे डिपेंड है, जिसको हम नाम देते हैं पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातत्व में हमने आपको 6 पार्ट बताए थे, जिसमें हमने अभिलेख बोला था, मोहरें बोला था, आपको चित्रकला बोली थी, सिक्के बोले थे, स्मारक बोले थे। साहित्यिक में हमने आपको बोला था भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में कई पार्ट, जिसमें ब्राह्मण साहित्य था, जिसमें ब्राह्मणोत्तर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य था, जिसमें हमने फिर आपको ये भी बताया था कि जो लौकिक साहित्य, ठीक है, जिसमें अर्थशास्त्र वगैरह, ब्राह्मण में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सारी चीजें थी। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध और जैन को बताया था। ठीक है, फिर मैंने आपको इधर विदेशी साहित्य में मैंने आपको बोला था 3 लोग थे, जिसमें रोमन्स थे। ठीक है, जिसमें सिकंदर के समय, मेगास्थनीज के समय ये लोग थे। चाइनीज थे, ठीक है, जिसमें फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग थे। फिर मैंने आपको बताया था इसमें अरबी लेखक थे, जिसमें अल-बरूनी और इब्न बतूता, अल सुलेमान, है ना, ये सारे के थे। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, मैंने आपको ये बताया कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने आपको ये भी बताया परशिष्ट पर्वन जैन धर्म का पुस्तक है। ठीक है, परशिष्ट पर्वन एक पर्व भी मनाया जाता है जैनियों में ही। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, मत्स्य पुराण पुराणों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद के कहने वाले को होत्र कहते हैं, यजुर्वेद के कहने वाले को अथर्वणीय कहते हैं। ठीक है, सामवेद के कहने वाले को उद्गाता कहते हैं, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, सबके ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए। इतनी ही सारी चीजें तथ्य के रूप में आपको केवल याद रखना है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद है, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऐसे तथ्य आपको याद रखने हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा, हाँ, पुस्तकों को भी आप याद रखिए। जो बहुत सारी पुस्तकें मैंने आपको बताई, मुद्रा राक्षस के बारे में, राजतरंगिणी के बारे में, कामंदक के नीतिसार के बारे में, मृच्छकटिकम शूद्रक के बारे में। ठीक है, इन सबको भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको सारी चीजें बता दी। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में।
कि हड़प्पा इसका नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा इसको कहा क्यों जाता है, इसको सभ्यता क्यों कहा जाता है और सभ्यता और संस्कृत के मध्य क्या डिफरेंस है। वास्तव में आपको इंटरेस्ट अब यहीं से आएगा क्योंकि इसके हमारे पास स्रोत हैं और इसको हमने कई बार पढ़ा है। ठीक, यहाँ पे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हर एक चीज को थिंकिंग प्रोसेस पे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं ना कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था कैसी थी, हड़प्पा का समाज कैसा था, हड़प्पा का रिलीजन धर्म कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, और कई सारे फैक्ट हड़प्पा को लेके कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला, हड़प्पा से क्या मिला, लोथल क्यों फेमस है, धौलावीरा क्यों फेमस है, चन्हूदड़ो क्यों फेमस है, या आपका कालीबंगा क्यों फेमस है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपने इसकी पीडीएफ से नोट्स बनाए होंगे, इसको पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, बार बार आपको इसको देखना है, अपने आप याद हो जाएंगे। सिनॉप्सिस आप बना लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।